हेलो दोस्तों, लीगल एडवाइस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो पर एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, जहां पर आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है दहेज का केस। यानी कि देश के हर एक हिस्से पर अगर दहेज के केस की अगर गणना की जाती है तो यहाँ पर जितने भी दहेज के केस दर्ज करवाए जाते हैं, दहेज का केस और दहेज उत्पीड़न जो कानून था वो महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, महिलाओं को सामाजिक हित पर एक समान देने के लिए दहेज उत्पीड़न कानून का निर्माण यहाँ पर किया गया था। उसके साथ साथ ही घरेलू हिंसा केस, जो कि पति के ऊपर, पति के घर वालों के ऊपर, पति की फैमिली के ऊपर दहेज का केस और डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज करवाया जाता है। यानी कि जो घरेलू हिंसा का जो अधिनियम था, घरेलू हिंसा अधिनियम, उसके अंतर्गत प्रावधान है कि अगर किसी भी स्त्री को नाजायज अगर किसी भी बात को लेकर उसके साथ मारपीट की जाती है, उसको सम्मान नहीं दिया जाता है, तो यहाँ पर सामाजिक स्थिति, उसके साथ साथ आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति को सुधार करने के लिए महिलाओं के लिए कानून का निर्माण किया गया था। लेकिन अगर वर्तमान समय की जहाँ पर बात करते हैं तो वर्तमान समय में महिलाओं के द्वारा जो उनको कानून प्रदान किए गए थे वो 498A का कानून हो सकता है, डोमेस्टिक वायलेंस का कानून हो सकता है, मेंटेनेंस का कानून हो सकता है। ये जो कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रदान किए गए थे, इन कानूनों का मिसयूज बहुत ही ज़्यादा भारत के अंतर्गत होने लग गया है। अधिकतर मामले जहाँ पर केस दर्ज होते हैं, मान लो कि 100 केस जहाँ पर दर्ज हो रहे हैं, वहाँ पर 95% मामले यहाँ पर झूठे पाए जाते हैं। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि ये जो कानून के अधिकार महिलाओं को प्रदान किए गए थे, इन कानूनों को महिलाओं के द्वारा मिसयूज किया जा रहा है। पति को परेशान किया जा रहा है, पति को हरासमेंट किया जा रहा है। उसके साथ साथ पति के घर वाले, पत्नी के सास ससुर, देवर जेठ, जेठानी, ननद, जो यहाँ तक कि ऐसी स्थितियों को भी देखा जाता है, जो व्यक्ति पति पत्नी की जब शादी होती है, शादी के वक्त वो सेरेमनी के अंतर्गत वो शामिल होते हैं, उसके बाद अलग अलग निवास करते हैं, वो वापस एक जगह पर निवास नहीं करते हैं। एक व्यक्ति मुंबई निवास कर रहा है, एक व्यक्ति राजस्थान में निवास कर रहा है, एक व्यक्ति हरियाणा में निवास कर रहा है। लेकिन यहाँ पर उन व्यक्तियों के भी नाम दर्ज करवा दिए जाते हैं जो 200 किलोमीटर और 500 किलोमीटर दूर रहते हैं। इसके साथ साथ क्योंकि जो 498A का मामला होता है तो ये इतना गंभीर प्रवृत्ति का मामला नहीं होता है, तो इसके साथ साथ कुछ अनेक धाराएं भी इसके साथ साथ पुलिस वालों के द्वारा पत्नी की जालसाजिश के चलते हुए उनके साथ साथ दूसरे केस दर्ज करवा दिए जाते हैं। कोई लड़ाई झगड़े का केस हो सकता है कि पत्नी जाकर एलिगेशंस लगा देती है कि मेरे साथ मारपीट की गई। इसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत केस दर्ज करवा देती है, स्त्री धन का केस दर्ज करवा देती है। उसके बाद हर एक केस दर्ज करवाने के बाद पत्नी एक निष्कर्ष पर पहुंचती है कि मुझे मेंटेनेंस भी चाहिए। जबकि दोस्तों यहाँ पर बात की जाए तो जितने भी झूठे मामले हैं, इन मामलों को कानूनी व्यवस्था के चलते हुए बढ़ावा मिला है और अब यहाँ पर ये एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो चुकी है कि इन मामलों के ऊपर किस तरह से लगाम लगाई जा सके। अनेक बार देखा गया है, अनेक जजमेंट्स में देखा गया है, महिला जाती है पुलिस स्टेशन में, जाती है पुलिस स्टेशन में जाकर वहाँ पर एक चीज़ बोल देती है कि मेरे सास ससुर के द्वारा, मेरी ननद के द्वारा मेरे से दहेज की डिमांड की गई, मुझे दहेज के लिए ताना मारा गया। सुबह शाम मेरे लिए ताना मारते हैं, मेरे सास ससुर मेरे को ताना मारते हैं कि दहेज लेकर नहीं आए। और पुलिस वाले उसके द्वारा बताई गई राम कहानी को एज इट इज वो FIR पर दर्ज कर देते हैं, FIR दर्ज कर देते हैं, सभी लोगों के नाम भी उस पर दर्ज कर देते हैं। जबकि यहाँ पर 498A की अगर स्पष्ट डेफिनेशंस को देखा जाए तो यहाँ पर अगर किसी भी प्रकार के मामले पर अगर दहेज का केस दर्ज किया जाता है कि दहेज की डिमांड यहाँ पर की गई, तो कहीं पर उस महिला के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई है या कहीं पर उसके शरीर के अंतर्गत कोई चोटें आई, कोई इंजरी आई है, कहीं पर उसका मेडिकल करवाया गया है तो वहाँ पर उसके चोटों के निशान लगे हैं, या इसके अलावा एक डेफिनेशंस और है कि उस महिला को इतना हरासमेंट कर दिया गया हो कि वो सुसाइड करने के लिए ही वो उत्तरदायी यहाँ पर हो जाए। यानी कि सुसाइड करने की कोशिश अगर कोई भी महिला कर लेती है तो इसका मतलब वो दहेज उत्पीड़न से परेशान है।
लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई ऐसा गंभीर मामला आता है कि जहाँ पर महिला को सुसाइड करने तक की अगर नौबत आ जाए, वो सुसाइड अटेम्प्ट कर ले, तो उस महिला के साथ रियलिटी में यहाँ पर दहेज की डिमांड की गई है, दहेज के लिए उसको परेशान किया गया है। लेकिन यहाँ पर तो किसी ईगो के चलते हुए, किसी इश्यू के चलते हुए पत्नी जाती है डायरेक्ट और 498 का केस दर्ज करवा देती है। पति के घर को छोड़कर जाए हुए उसको 2 वर्ष हो जाते हैं और 2 वर्ष बाद वो जाती है और एक तरह से एक मनगढ़ंत कहानी तैयार करके और पति के ऊपर दहेज का केस यहाँ पर दर्ज करवा देती है। जो भारतीय कानून व्यवस्था है, भारतीय कानून व्यवस्था के लिए भी ये एक चुनौती बन गया है कि इन केसों का निस्तारण कैसे किया जाए, किस तरह से इन केसों के ऊपर लगाम लगाई जा सके। आपने कुछ समय पूर्व देखा होगा कि एक केस आपके सामने आया होगा अतुल सुभाष का, बहुत हाईलाइट केस हुआ था भारत के अंतर्गत। एक देखा जाए तो इन केसों के ऊपर विराम लगाने के लिए वो केस बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर साबित हुआ है। दिसंबर माह में जो घटना घटित हुई थी अतुल सुभाष को लेकर, अतुल सुभाष को एलिमनी के लिए परेशान किया गया, मेंटेनेंस के लिए परेशान किया गया, 302 के अंतर्गत मामला दर्ज करवाया गया। यानी कि उसके ऊपर केसों का भार इतना चढ़ा दिया गया कि वो उन केसों को यहाँ पर समझ ही नहीं पाया और भारतीय कानून व्यवस्था के चलते हुए लड़ाई लड़ते हुए भारतीय कानून व्यवस्था से और खुद ने अपनी जान यहाँ पर गंवा दी। दोस्तों, इस केस के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट्स दिए गए हैं। अगर यहाँ पर बात करें तो अब जो भी 498 के मामले हैं, उन 498 के मामलों के अंतर्गत लगाम यहाँ पर लगाई जा चुकी है। क्योंकि जब भी कोई भी 498 का मामला दर्ज होता है तो ऐसी कंडीशन में पुलिस वाले एफआईआर दर्ज कर लेते हैं और कार्रवाई स्टार्ट कर देते हैं। ना कोई विटनेस को देखते हैं, ना किसी चोट को देखते हैं, ना किसी इंजरी को वो देखते हैं। केवल मनगढ़ंत कहानी के आधार पर ही वह 498 का मामला बना लेते हैं और उसके बाद कोर्ट के अंतर्गत चार्जशीट वो पेश कर देते हैं। दोस्तों, जो 498 का मामला है, अधिकतर झूठा यहाँ पर पाया जा रहा था और इसी की लगाम लगाने के लिए, इसी के ऊपर लगाम लगाने के लिए यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो तथ्य कौन कौन से बताए गए हैं जिनके आधार पर अब 498 का मामला, क्योंकि ये एक साधारण प्रवृत्ति की आधार पर यहाँ पर बात करें तो 498 के मामले के अंतर्गत कोई भी महिला जाती है पुलिस स्टेशन में और पुलिस स्टेशन में जाने के बाद उसकी एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। तो ऐसी कंडीशन में एफआईआर दर्ज होने के बाद अंडर ट्रायल कोर्ट के समक्ष लोअर कोर्ट के पास ये राइट्स नहीं है कि उस एफआईआर को वह खत्म करवा दे, यानी कि उस एफआईआर को क्वेश्चन करवा दे। अगर ऐसे मामलों में अगर एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, अगर एफआईआर दर्ज हो जाती है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको 99% मामलों में आपको सफलता मिलेगी। आपके खिलाफ जो भी केस दर्ज करवाया गया है, जो भी केस आपके खिलाफ दर्ज करवाए गए थे, उन केसों से भी आपको छुटकारा यहाँ पर मिलेगा। कुछ एक टॉपिक जो जजमेंट्स के अंतर्गत से जो निकाले गए हैं, जो मुख्य टॉपिक है, उनकी बात इस वीडियो पर करेंगे, आगे के वीडियो पर बात करेंगे। और दोस्तों, मैं वीडियो के बीच में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर इस चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं और आपने अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। साथ के साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि आने वाली लीगल इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको नोटिफिकेशन से प्राप्त होती रहे। आप वीडियो पर पूरा बना रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, जानकारी आपको अगर ये काम आने योग्य लगे, अगर जानकारी लगती है तो आप इस वीडियो पर कमेंट भी करें, साथ के साथ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक भी वीडियो को साथ के साथ आप ज़रूर करें। आप पहले कमेंट ना करें, पहले आप लाइक भी नहीं करें। अगर आपको अच्छी नहीं लगती है तो आप कमेंट ना करें और वीडियो को लाइक भी आप नहीं करें। अगर आपको काम आने योग्य अगर ये जानकारी लगती है तो उसके बाद ही आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक आप करें। दोस्तों, जो 498 का अपराध होता है, 498 का अपराध इतना गंभीर अपराध नहीं है। अगर किसी मामले के किसी कारण के चलते हुए अगर आपके ऊपर अगर 498 का मामला अगर दर्ज कर दिया गया है तो आपको घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। यानी कि आपने दहेज की डिमांड नहीं की है, आपकी पत्नी ने मायके में बैठे बैठे आपके ऊपर दहेज का केस लगा दिया है, तो इसी को लेकर आपको घबराना नहीं है। आपको समस्या का सामना डटकर करना है। क्योंकि बहुत सी बार देखा जाता है कि जो घटना घटित होती है या जो घटना घटित नहीं हुई है उसको रजिस्टर्ड करवाई जाता है पत्नी के द्वारा 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, और वो भी किस कंडीशन में,
जब पति ये सोचता है कि ना तो पत्नी घर पर आ रही है, ना उसको तलाक दे रही है, तो वो एक लीगल नोटिस भेजता है या किसी भी प्रकार से कोई भी अंडरग्राउंड्स जो डाइवोर्स का आधार लेकर अगर वो कोई एप्लीकेशन कोर्ट के समक्ष पेश करता है, तो उसके बाद वो महिला अपने पति के ऊपर केस थोप देती है। तो अगर कोई भी महिला है जिसके द्वारा पति के द्वारा अगर पहले से शुरुआत कर दी गई है, वो डाइवोर्स का केस हो, 498 के अलावा अगर उसने कोई सेक्शन 9 का केस किया हो, उसके बाद अगर वो महिला जाती है और वो अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाती है, केस दर्ज करवाती है, तो ऐसी महिला का केस चलने वाला नहीं है। प्रमुखतया बात यही है कि पति इस सोच से डरे रहता है कि अगर मैं कहीं से शुरुआत करूं तो मुझे मेरी पत्नी कहीं उल्टा ना फंसा दे। तो अब इस चीज़ को लेकर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर अपनी ओर से लीगल नोटिस भी भेजते हैं, लीगल नोटिस आप एडवोकेट के माध्यम से भेज सकते हैं। आपकी पत्नी घर पर जाकर रहने लग गई है, अगर वो 2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्ष तक आपने सभी प्रयास आपने कर चुके हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी आप कोर्ट के समक्ष जाकर आप डाइवोर्स उस पत्नी से ले सकते हैं। और अगर आपके द्वारा किसी प्रकार से कोई भी कानूनी कार्रवाई की गई, उसके बाद अगर आपकी पत्नी जाती है और आपके ऊपर दहेज का केस, डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज करवाती है, तो ऐसे केस भी अब चलने वाले नहीं हैं। जो मैं जजमेंट्स बताऊंगा उन जजमेंट्स को आप अपने केस के अंतर्गत जरूर लगाएं। उससे आपको सफलता, बहुत ही आवश्यक सफलता है कि जिससे कि आपको सफलता प्राप्त होगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर कोई भी ऐसी पत्नी है जो बिना बताए, अपने पति को बिना बताए, अब पति की मर्जी के बिना घर को छोड़कर चली जाती है और मायके जाकर बैठ जाती है, उसके बाद पति को पता लगता है कि मेरी पत्नी घर पर नहीं है, यानी कि पति कहीं पर जॉब कर रहा है, उसके बाद वो वापस घर आता है या उसको सूचना लगती है कि उसकी पत्नी उसके घर पर नहीं है, अगर उसको बताए बिना अगर वो महिला घर को छोड़कर चली जाती है, तो ऐसी पत्नी को भी मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। ना उसको वो पत्नी उस पति के खिलाफ यहाँ पर 498 का मामला दर्ज करवा सकती है, ना डोमेस्टिक वायलेंस का मामला वो दर्ज करवा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, जो 498 का मामला होता है, इसको मजबूत करने के लिए बहुत सी महिलाएं यहाँ पर गर्भपात का आरोप पति के ऊपर लगा देती है। तो ऐसा अगर गर्भपात का आरोप अगर किसी महिला के द्वारा लगाया जाता है, तो उस महिला का भी केस चलने वाला नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो भी यहाँ पर जजमेंट्स हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए जाते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण जजमेंट्स होते हैं। उन जजमेंट्स का आपको फ़ायदा लेना चाहिए। अगर आप उनका फ़ायदा नहीं लेते हैं तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। यहाँ पर आरोप होता है कि मेरे ऊपर क्रूरता की गई है।